नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर में सीएम विश्वदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजधानी रायपुर में पीसी कर रहे हैं सीएम विश्वदेव साय। जीएसटी और कई मुद्दों पर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधे आपको लिए चलते हैं। श्री जैन जी, श्री नवीन मार्कंडे जी, आदरणीय बजाज जी, हमारे सभी प्रवक्तागण और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुगण, आप सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का ये प्रेस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पर जो रिफॉर्म लाए हैं उसको लेकर है। हालांकि हमारे जिला मुख्यालय वगैरह में प्रेस वार्ता हो चुके हैं और आज रायपुर में हमारी बारी। और मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके बेहतरी के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि वर्ष 2014 के पहले पिछले 10 वर्षों तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्थिर थी, न आगे स्थिति आगे गई न पीछे गई। लेकिन वर्ष 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और मेरा भी सौभाग्य था कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मुझे भी राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और जो रात और दिन देश के लिए सोचते हैं, उन्होंने 10 वर्षों की अपनी उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो आज मात्र 11 साल में ही देश को चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिए। और वर्ष 2017 में उन्होंने इस देश में जीएसटी लागू किया और 2025 में रिफॉर्म लाकर इस देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर खड़ा करने का उनका प्रयास है। 2017 के पहले इस देश में अनेकों तरह के टैक्स होते थे। 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे। टैक्स के ऊपर टैक्स होता था। व्यापार करने में तो देखा आपने, सीएम विश्वदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी और टैक्स को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी तक 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और काफी देर तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 के पहले नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बताया गया कि 2026 से पहले नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो नक्सलियों पर लगातार सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और देखा जाता है कि तमाम नक्सलियों को समय रहते ढेर भी किया जा रहा है।
तो नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लगातार हमारी सेनाएं नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई कर रही हैं, देखा जा रहा है। तो गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों की ये भारी मुठभेड़ देखने को मिली है। तो लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसी जारी है। बिहार और कई अन्य राज्यों की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रायपुर में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट एसआईआर की जरूरत है, जिससे मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया में से जुड़ी गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सके। साथ ही डिप्टी सीएम ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी दो तरह की विरोधाभासी बातें करते हैं। एक ओर वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी ओर एसआईआर जैसी जांच प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तो रायपुर में बिहार और अन्य राज्यों की तरह वोट चोरी पर सियासत काफी गरमाई हुई है। एसआईआर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की जरूरत है। तो डिप्टी सीएम ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी दो तरह की विरोधाभासी बातें करते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, एसआईआर जांच पर तमाम सवाल उठाए हैं। सूची और मैं बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जी को दो अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी। आप एक जगह कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी उन्होंने कहीं पर निकाला। हमने भी बताया कि यहां पर इन लोग जब थे तब भी मतदाता सूची में गड़बड़ी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती है, विशेष गहन पुनरीक्षण करती है। अब राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे बिहार में। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? इसको कोई बहुत सामान्य है विषय, कोई भी समझेगा, जो भी थोड़ा सा बेसिकली इस विषय पर लेकर काम करने वाला है वो सब समझेगा। तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए। नवा रायपुर के निवारी कार्यालय में डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में बस्तर ओलंपिक की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जाएगा। तो रायपुर में बस्तर ओलंपिक को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक की है। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। बैठक में हुई तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई है। तो आपको बता दें, बैठक में हुई तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई कि आगे बैठक क्या होगी, किस प्रकार से करनी है। तो बस्तर ओलंपिक को लेकर भी बैठक की गई है। स्तर पर जिला स्तर हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई, एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर।
तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट का इस मामले में मानना है कि लखमा जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में गंभीर अपराध में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने एप्पल 10A लाइसेंस नीति लागू की है, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला है। तो पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका खारिज की गई है। बिलासपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने खारिज की है लखमा की जमानत याचिका। तो जमानत मिलने पर सबूतों, गवाहों को कर सकते प्रभावित। ईडी ने 15 जनवरी को किया था गिरफ्तार। तो लाइसेंस नीति से अवैध शराब को मिला है बढ़ावा, ईडी का कहना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की घोषणा की है। पीसीसी चीफ दीपक बैश और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग और बीजेपी के गठबंधन से फर्जीवाड़ा हुआ है। 16 से 18 सितंबर तक पूरे प्रदेश में पदयात्रा, सभाएं और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सचिन पायलट रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, राजनांदगांव और दुर्ग में पदयात्रा करेंगे। गृह मंत्री के एसआईआर संबंधी बयान पर बैश ने पलटवार किया। नक्सलवाद पर बैश ने कहा कि मार्च 2026 के बाद ही इस विषय पर बात करेंगे। तो रायपुर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, दीपक बैश का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन है, दीपक बैश ने कहा। 16 से 18 सितंबर तक पदयात्रा, हस्ताक्षर अभियान है। एसआईआर पर बैश का ये पलटवार है। तो नक्सलवाद में मोर्चा मार्च 2026 के बाद होगी बात। इस विषय पर मैं अभी नहीं, मार्च 2026 के बाद ही मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, शिक्षा दूतों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सली संगठन लगातार वीडियो फुटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि नक्सली संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। लेकिन गरियाबंद में कल एनकाउंटर हुआ, उसके लिए फोर्स को बधाई। लेकिन सरकार भले कुछ भी दावा कर ले, इस मुद्दे को लेकर हम मार्च 2026 के बाद ही हम। अगली खबर गरियाबंद जिले से है, जहां गुरुवार को एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों ने एनकाउंटर में 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसके बाद सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मोडेम बालकृष्ण ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव था। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र के मटाल पहाड़ी का है। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी पर 3 करोड़ 4 लाख का इनाम घोषित किया था। सभी नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया जाएगा। जवानों ने मौके से 303 राइफल समेत भारी मात्रा विस्फोटक बरामद किए हैं। तो बीजापुर में एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। के संयुक्त ऑपरेशन में कई नक्सली ढेर हुए हैं। गरियाबंद में एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ का राज्य पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन में 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत हुई है। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सल मोडेम बालकृष्ण की मौत हुई है। नक्सली मोडेम बालकृष्ण उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था। गरियाबंद मैनपुर थाना क्षेत्र में जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहां पर कल से ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 10 तारीख से। और आज ये सूचना मिली है कि जहां पर चलपति पिछली बार न्यूट्रलाइज हुआ था, उसके 4-6 किलोमीटर के पेरीफेरी में ही उसी जंगल में एक और मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज उर्फ रामचंद्र, ऐसे अनेक नाम है, नामक एक सीसी मेंबर है।
सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एसजेडसी मेंबर एक है जो 25 लाख का लगभग इनामी है, ये प्रमोद उर्फ पांडु उर्फ अल्लवाला चंद्रहास, ऐसे ये भी न्यूट्रलाइज हुआ है। उसमें काम करते हुए आज सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता फिर से हाथ लगी। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। महासमुंद, खैरागढ़, पंकजू, रायपुर सहित अन्य जिले से कांग्रेस सदस्यता मिली है। पीसीसी के चीफ दीपक बैश की उपस्थिति में तकरीबन 150 लोगों ने सदस्यता ली है। लोगों ने बताया कि कांग्रेस के नीति पसंद है। 5 साल के भूपेश शासनकाल में हुई कार्य से आकर्षित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि आप नेता कांग्रेस में शामिल हुए। रायपुर में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तकरीबन 150 लोगों ने ली है सदस्यता। भूपेश शासनकाल में प्रभावित हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया है। तकरीबन 150 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि भूपेश शासनकाल को हमने देखा है और उससे प्रभावित होकर हमने कांग्रेस का दामन थामा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 16,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांग संविदा कर्मचारी से रेगुलर कर्मचारी करने की है। वहीं हड़ताल के बीच सरकार ने एनएचएम के संविदा पदों पर 24 चिकित्सा अधिकारी और 1 विशेषज्ञ चिकित्सा की नियुक्ति का आदेश जारी किया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इन डॉक्टरों की पदस्थापना से ग्रामीणों और पीजीएस, पीएचसी, सीएससी और जिला अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर होंगी। मंत्री जायसवाल का कहना है कि नए डॉक्टरों की नियुक्ति से तुरंत इलाज मिलेगा और इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। तो हड़ताल के बीच में नियुक्ति जारी है। रायपुर में 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारियों से रेगुलर कर्मचारी करने की मांग प्रमुख है। एनएचएम संविदा पदों पर 24 चिकित्सा है, विशेषज्ञ की नियुक्ति, तो पीएचसी, सीएससी, जिला अस्पताल बेहतर होंगी सुविधाएं, डॉक्टर की नियुक्ति से तुरंत इलाज मिलेगा। सत्रह सितंबर से पूरे देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलाएगी। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ की बीजेपी भी सक्रिय हो गई है, जिसको लेकर राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को युवा मैराथन नमो दौड़ आयोजित किया जाएगा। मैराथन की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया 12 सितंबर से बस्तर संभाग के 4 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वे मैराथन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौड़ के साथ ही 1 हफ्ते तक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम रायपुर में आयोजित होगा। बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का करेगी आयोजन। 21 सितंबर को युवा मैराथन नमो दौड़ का आयोजन किया जाएगा। युवा मोर्चा को दी गई है मैराथन की जिम्मेदारी। बस्तर के प्रवास पर रहेंगे बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष। राजधानी रायपुर में ड्रग्स बेचने के मामले में पुलिस ने अब तक 44 आरोपियों को पकड़ा है। 2 महीने तक चली पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 1.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। इसमें 1 करोड़ की हीरोइन और 50 लाख की एमडीएमए शामिल है। साथ ही पुलिस को ड्रग्स सिंडिकेट के अकाउंट में 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी मिला है, जबकि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड भूतनाथ जो ड्रग्स की सप्लाई करता था, वह पुलिस अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भूतनाथ सिंडिकेट के नाइजेरियन गिरोह के साथ मिलकर दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है। सिंडिकेट तक पैसा पहुंचाने वाले साइलेंट पार्टनर भी पर पुलिस की नजर है। तो 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ है। 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रायपुर में मादक पदार्थ मामले में 44 आरोपी गिरफ्तार है। 2 महीने तक चली है पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों के कब्जे से 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। 1 करोड़ की हीरोइन, 50 लाख का एमडीएमए बरामद है। ड्रग्स सिंडिकेट में 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। एक वो बना हुआ है रिकॉर्ड, 16 साल के बच्चे ड्रग ले रहे हैं, जो टेबलेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ
प्रदेश स्तर में भी रायपुर में अच्छी कार्रवाई, राजनांदगांव में भी चाहेंगे, और ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव ये पूरा एक वो बना हुआ है त्रिकोण, यहाँ भी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों से भी कहा है और इसमें लगातार मॉनिटरिंग करने की बात है। दुर्ग के भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास पिछले 40 से 50 सालों से रेलवे पर निवासरत लगभग 300 परिवारों के विस्थापन को लेकर विधायक रिकेश सैन ने दुर्ग कलेक्टर की चर्चा की है। रेलवे ने झुग्गियां हटाने का नोटिस जारी किए जाने पर विधायक सेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर इन परिवारों को आवास दिलाने और बेदखली पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रभावितों से अधिकतम 75,000 की राशि ही लेने का सुझाव दिया, जबकि शेष राशि रेलवे से मुआवजे के रूप में दिलाने की मांग रखी है। विधायक ने खुद बस्ती का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थापन नहीं होता तब तक बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी। सेक्टर 7 जो रेलवे की जमीन पे 40 सालों से हमारे शहर के गरीब जो बसे हुए थे, आज अचानक सेक्टर 7 रेलवे स्टेशन का विकास होना है, उसके तहत आज रेलवे के द्वारा बस्ती को तोड़ने के लिए बुलडोजर ला दिया गया। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल जो है जिला कलेक्टर को फ़ोन किया। मैंने ये निर्देशित किया कि आप कैसे भी करके ये बुलडोजर तभी चले जब हम इसे व्यवस्थापन दें, और अगर प्रधानमंत्री आवास लेते हैं तो आज आम आदमियों को, आम गरीब को 3,75,000 रुपये देना पड़ता है। चूंकि ये 40 साल से वहाँ पे निवासरत थे, इनका हक बनता है कि इनको व्यवस्थापन दिया जाए। गरीबों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णु देसाई जी की सरकार है। हम गरीबों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सख्ती में अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाली आरएचओ कर्मचारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। मामले की जानकारी लगते ही सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने आरएचओ अंजू रत्नाकर का शो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन बताया गया। आरएचओ को 2 दिन में अपनी सफाई देने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने बताया कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। सीएमएचओ ने कहा कि इसके पीछे जो भी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे आए तो अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं और आने के बाद से मैं लगातार ही यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई ऐसा चाहता है कि मेरी कार्य व्यवस्था में रुकावट आए, इसलिए वो अड़चनें पैदा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे की कार्य अवधि में अड़चनें पैदा करे, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी कार्य मतलब मेरा जो काम है वो सुचारू तरीके से चले, इसलिए वो अड़चनें पैदा कर रहा है। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे मैं इसका निदान करने की कोशिश कर रही हूँ और पता भी कर रही हूँ कि कौन है। जैसे ही इसका पता चलेगा तो मैं उसके लिए भी